तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 12 अनुपात और समानुपात की प्रश्नावली 12.1 करेंगे। प्रश्न 1, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। बच्चों, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें लड़कियों की संख्या को लड़कों की संख्या से भाग करना होगा। तो यह 20/15 हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या 15 दी गई है। तो यह अनुपात 20/15 हो जाता है। और इसको हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3। बच्चों, 5 से 5 कट जाता है, तो यह अनुपात 4:3 आ जाता है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात 4:3 होगा। भाग बी में पूछा गया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो बच्चों, इसके लिए लड़कियों की संख्या को कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग देना होगा। लड़कियों की संख्या 20 दी गई है और कुल विद्यार्थियों की संख्या को हम 20-15 लिखेंगे। तो बच्चों, कुल विद्यार्थियों की संख्या 20-15 बराबर यह 35 हो जाती है। तो इस तरह से लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बराबर हो जाता है 20/35, क्योंकि यहाँ पर 20 लड़कियों की संख्या है और 35 कुल विद्यार्थियों की संख्या है। 20 को हम 5 गुणा 4 लिखेंगे, 35 को हम 5 गुणा 7 लिखेंगे, 5 से 5 कट जाता है। तो इस तरह से यह अनुपात 4:7 आ जाता है। तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 4:7 होगा। प्रश्न 2, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। बच्चों, यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 6 है और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुल विद्यार्थी दिए गए हैं 30, इनमें से 6 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 12 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो बच्चों, टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 30 में से घटाना होगा फुटबॉल पसंद करने वालों को और क्रिकेट पसंद करने वालों को। तो इस तरह से यह संख्या आ जाती है 30 घटा -6 -12, यह -18 होता है। 30 -18 बराबर 12 होता है। तो बच्चों, टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 होगी। अब हम फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमें फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से भाग देना होगा। तो यह 6/12 हो जाता है। 6 को हम 6 गुणा 1 लिखेंगे, 12 को 6 गुणा 2 लिखेंगे। 6 से 6 कटने के बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 1:2 होगा। भाग बी में हमें अनुपात निकालना है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो इसके लिए क्रिकेट प्रेमियों की संख्या को कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग देना होगा। क्रिकेट प्रेमी 12 हैं और कुल विद्यार्थी 30 हैं, तो यह 12/30 होगा। 12 को हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, 30 को हम 6 गुणा 5 लिख सकते हैं। 6 से 6 कटने के बाद यह अनुपात 2:5 आ जाता है। तो क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 2:5 होगा। प्रश्न 3, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। भाग ए, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। बच्चों, यहाँ पर यह चित्र दिया गया है और इस चित्र में कुछ आकृतियां दी गई हैं। जैसे कि यह आकृतियां कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ग दिए गए हैं और वृत्त दिए गए हैं। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3
कुल त्रिभुजों की संख्या 3 है। इस चित्र में वर्गों की संख्या 1 और 1 2 है। कुल वृत्त 1 और 1 2 2 वृत्त हैं। भाग ए में पूछा गया है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो यहाँ पर चित्र में यह आयत दिया गया है। आयत के अंदर कुछ आकृतियां दी गई हैं और यह आकृति त्रिभुज हैं, वर्ग हैं और वृत्त है। कुल त्रिभुज 3 त्रिभुज हैं। वर्गों की संख्या 2 वर्ग हैं। वृत्तों की संख्या 2 वृत्त हैं। त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात 3/2 होगा, क्योंकि 3 त्रिभुज है और 2 वृत्त है, तो यह अनुपात 3:2 होगा। भाग बी आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। बच्चों यहाँ पर वर्गों की संख्या 2 है और सभी आकृतियों की संख्या निकालने के लिए हम त्रिभुज, वर्ग और वृत्तों को जोड़ लेते हैं, तो यह 3 धन 2 धन 2 होगा। तो सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की संख्या से अनुपात 2/3 धन 2 धन 2 होगा। तो यह आ जाता है 2/3 धन 2 धन 2, यह 7 होता है। तो बच्चों यह अनुपात 2:7 होगा। सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की संख्या से अनुपात 2:7 होगा। भाग सी आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात 2/3 धन 2 धन 2 होगा, क्योंकि वृत्त यहाँ पर कुल वृत्तों की संख्या 2 है और सभी आकृतियां 3 धन 2 धन 2 यह 7 हैं। तो सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात 2:7 होगा। प्रश्न 4, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है। बच्चों यहाँ पर हामिद 9 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, तो हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। इसी तरह से हम अख्तर की चाल निकाल लेते हैं। अख्तर की चाल दूरी बटा समय, और 12 किलोमीटर की दूरी अख्तर 1 घंटा में तय करता है, तो अख्तर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। प्रश्न में पूछा गया है हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों यह अनुपात हामिद की चाल को अख्तर की चाल से भाग देने से प्राप्त होगा। हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और अख्तर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हामिद की चाल और अख्तर की चाल का अनुपात 9/12 होगा। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 12 को हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है, तो बच्चों यह अनुपात 3:4 आ जाता है। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात 3:4 होगा। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों यहाँ पर 15/18 दिया गया है और एक रिक्त स्थान इसको भरना है, तो हम कह सकते हैं कि अंश को भरना है। हर यहाँ पर 6 दिया गया है। बच्चों 15/18 इसमें अंश 15 है और हर 18 है। अब 18 से 6 प्राप्त करने के लिए 18 को हमें 3 से भाग देना होगा। 18 भाग 3 बराबर 6 आ जाता है, तो हमें अंश प्राप्त करने के लिए 15 को 3 से भाग देना होगा। 15 को 3 से भाग दें तो यह 5 आ जाता है, तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में 5 आएगा। 18 से हमने 6 प्राप्त किया 18 को 3 भाग देने से। इसी तरह से हम 15 को 3 से भाग देंगे तो हमें 5 मिल जाता है। इसी तरह से अब हमें अगला रिक्त स्थान भरना है। 15/18 लिख लेते हैं। 10 इस रिक्त स्थान को हमने भरना है। अब बच्चों 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं और 18 को हम 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। यह 3 से 3 कट जाता है, तो 15/18 को हम 5/6 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्योंकि हम 5/6 इसको हम 10 रिक्त स्थान, तो 5 से 10 प्राप्त करने के लिए 5 को 2 से गुणा करें 10 मिल जाता है। इसी तरह से 6 को हम 2 से गुणा करेंगे हमें 12 मिल जाता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 12 आएगा।
क्योंकि 15/18 बराबर 5/6 और 5/6 5 से 10 प्राप्त करते हैं तो 5 को 2 से गुणा करना होगा, तो हम 6 को भी 2 से गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, रिक्त स्थान में 12 आएगा। अब बच्चों अंतिम रिक्त स्थान को भरना है। 15/18 बराबर रिक्त स्थान बटा 30। अब बच्चों 15/18 को 5/6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 30 प्राप्त करने के लिए 6 को 5 से गुणा करते हैं। 6 गुणा 5 बराबर 30 होता है। इसी तरह से 5 को अगर 5 से गुणा करें तो यह 25 आ जाता है, तो रिक्त स्थान में यहाँ पर 25 आएगा, क्योंकि 6 से 30 प्राप्त करने के लिए 6 को 5 से गुणा करना होगा। इसी तरह से 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाता है। तो 15/18 को हम 5/6 लिख सकते हैं और इसको हम 25/30 लिख सकते हैं। तो 15/18 बराबर 5/6 होगा और 5/6 बराबर 10/12 होगा। 10/12 बराबर 25/30 होगा। क्या ये तुल्य अनुपात हैं? हाँ, ये सभी तुल्य अनुपात हैं, क्योंकि 15/18 का सरलतम रूप 5/6 होगा और 5/6 को हम अंश और हर में 2 से गुणा करें तो 10/12 आ जाता है और 5/6 को हम अंश और हर में 5 से गुणा करें तो यह 25/30 आ जाता है। तो यह सभी तुल्य अनुपात होंगे। प्रश्न 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए, 81 का 108 से। 81 का 108 से अनुपात 81/108 होगा। 81 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 108 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। बच्चों 3 से 3, दूसरा 3 से 3, तीसरा 3 से 3 कट जाता है, तो इस तरह से यह 3/4 आ जाता है। तो 81 का 108 से अनुपात 3:4 होगा। भाग बी, 98 का 63 से अनुपात। यह 98/63 होगा। 98 को हम 7 गुणा 7 गुणा 2 लिख सकते हैं और 63 को हम 3 गुणा 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो बच्चों 7 से 7 कट जाता है, तो इस तरह से यह 7 गुणा 2 बराबर 14 बटा 3 गुणा 3 बराबर 9, तो यह अनुपात 14:9 होगा। भाग सी, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात। यह 33 किलोमीटर बटा 121 किलोमीटर होगा। 33 को हम 3 गुणा 11 लिख सकते हैं। 121 को हम 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। बच्चों 11 से 11 कट जाता है, तो यह अनुपात 3:11 होगा। भाग डी, 30 मिनट का 45 मिनट से। यह अनुपात 30/45 होगा। 30 मिनट बटा 45 मिनट होगा। 30 को हम 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं और 45 को हम 3 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। बच्चों 3 से 3 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो इस तरह से यह अनुपात 2:3 होगा। प्रश्न 7, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए, 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात यहाँ पर निकालना है। बच्चों 30 मिनट का 1.5 घंटे से, यहाँ पर पहली संख्या 30 और यह संख्या का इकाई मिनट है और दूसरी संख्या 1.5 है, इस संख्या की इकाई घंटे है। तो यहाँ पर हम घंटों को मिनट में बदलेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है। तो 1.5 घंटे में 1.5 गुणा 60 मिनट होंगे। बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं। 1.5 को 60 से अगर हम गुणा करते हैं तो यह 90 मिनट आ जाता है। बच्चों 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात निकालने के लिए इकाई समान होनी चाहिए। समय की इकाई यहाँ पर मिनट और घंटे दी गई हैं, तो हमें घंटों को मिनट में बदलना होगा। यह हमने कर लिया है। 1.5 घंटों को हमने 90 मिनट में बदल लिया है। तो इस तरह से यह अनुपात 30/90 होगा। 30 को हम 10 गुणा 3 लिखेंगे और 90 को हम 10 गुणा 9 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। 3 को हम 3 गुणा 1 और 9 को हम 3 गुणा 3 लिखेंगे। 3 से 3 कटने के बाद यह अनुपात 1:3 हो जाता है।
तो 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात 1:3 होगा। भाग बी में दिया गया है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो एक लंबाई 40 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी लंबाई 1.5 मीटर दी गई है। इकाई को समान बनाना पड़ेगा, या तो हम सेंटीमीटर इकाई रखेंगे या मीटर ही इकाई रखेंगे दोनों की। तो यहां पर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर होंगे। 1.5 को 100 से अगर हम गुणा करें तो यह 150 सेंटीमीटर आ जाता है। क्योंकि बच्चों 1.5 गुणा 100, 1.5 का दशमलव हम हटा लेते हैं तो इसको हम 15/10 लिख सकते हैं गुणा 100। तो ये शून्य से शून्य हम काट सकते हैं। इस तरह से ये 15 गुणा 10 बराबर 150 आ जाता है। तो 1.5 मीटर बराबर 150 सेंटीमीटर होगा। अब हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात यह 40/150 होगा। 40 को हम 4 गुणा 10 और 150 को 15 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाता है, तो यह अनुपात 4:15 होगा। भाग सी में 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात। यहां पर हम 1 रुपए को पैसे में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है। अब हम 55 पैसे को 100 पैसे से अनुपात निकाल सकते हैं। तो 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात 55/100 होगा, क्योंकि 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 55 को हम 5 गुणा 11 लिख सकते हैं और 100 को हम 5 गुणा 20 लिख सकते हैं। 5 से 5 कटने के बाद यह अनुपात 11:20 होगा। 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात 11:20 होगा। भाग डी में दिया गया है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात। बच्चों 500 मिलीलीटर दिया गया है और 2 लीटर दिया गया है, तो लीटर को हम मिलीलीटर में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों 2 लीटर बराबर 2 गुणा 1000 मतलब 2000 मिलीलीटर होगा। तो बच्चों 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात 500/2 लीटर का मतलब 2000 मिलीलीटर। तो यह अनुपात 500/2000, इसको हम सरल कर लेते हैं। 500 को हम 5 गुणा 100 लिखेंगे, 2000 को हम 20 गुणा 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट जाता है। अब हम 5 को 5 गुणा 1 और 20 को हम 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कट जाता है। तो 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात 1:4 होगा। प्रश्न 8, 1 वर्ष में सीमा 1,50,000 कमाती है और 50,000 रुपए की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। बच्चों हमें व्यय निकालना है। सीमा 1 वर्ष में कुल कमाती है रुपए 1,50,000 और 50,000 की बचत कर लेती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने जो खर्चा किया, उसने जो व्यय किया, यह 1,50,000 ऋण 50,000 होगा। तो 1,50,000 को हम 50,000 से घटा लेते हैं। इसको घटाने से बच्चों यह आ जाता है 1 लाख। तो हम कह सकते हैं कि सीमा ने 1,50,000 रुपए कमाया, 50,000 की बचत की, तो उसने जो खर्चा किया वो 1 लाख रुपए का किया। तो व्यय जो किया वो 1 लाख रुपए का किया। तो सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात 1 लाख बटा 50,000 होगा, क्योंकि 1 लाख व्यय किया और 50,000 बचत की। बच्चों 1 लाख में 5 शून्य हैं और 50,000 में 4 शून्य हैं। तो 4 शून्य हम यहाँ पर हटा देते हैं ऊपर नीचे। तो यह 10/5 हो गया और 10/5 को हम 10 को हम 5 गुणा 2 और 5 को 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। 5 से 5 कटने के बाद यह अनुपात 2:1 होगा। तो सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात 2:1 होगा। भाग बी, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। बच्चों यह
50,000 बटा 1,00,000 होगा। हम 4 शून्य ये यहाँ हटा देते हैं अंश और हर में से, तो यह 5/10 हो जाता है। 5 को हम 5 गुणा 1, 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे। 5 से 5 कटने के बाद यह अनुपात 1:2 होगा। सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 1:2 होगा। प्रश्न 9, एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों, यह अनुपात, क्योंकि शिक्षकों की संख्या 102 है और विद्यार्थियों की संख्या 3,300 है, तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 102 बटा 3,300 होगा। बच्चों, 102 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 102 को भाग दें तो यह 51 आ जाता है। 3 को 51 से भाग दें तो यह 17 आ जाता है। तो 102 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 17 होंगे। 102 को हम 2 गुणा 3 गुणा 17 लिख सकते हैं। बच्चों, 3300 को हम 33 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम 2 गुणा 3 गुणा 17 बटा 33 को हम 3 गुणा 11 लिख सकते हैं गुणा 100। 3 से 3 कट जाता है। अब यह 2 गुणा 17 बटे 11 गुणा 100 को हम 2 गुणा 50 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाता है, तो यह 17 बटा 11 गुणा 50 आ जाता है। और इसको हम 17 बटा 11 गुणा 50, 11 गुणा 50 550 होता है। तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 17:550 होगा। प्रश्न 10, एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए। भाग ए, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। बच्चों, यह अनुपात, क्योंकि लड़कियों की संख्या 2,300 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या 4,320 है, तो यह अनुपात 2,300 बटा 4,320 होगा। अब हम 2,300 को 230 गुणा 10 लिख सकते हैं और 4,320 को 432 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाता है, तो यह 230 बटा 432 होगा। अब 230 को हम 2 गुणा 115 लिख सकते हैं और 432 को हम 2 गुणा 216 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद यह 115 बटा 216 आ जाता है। अब इससे आगे और इसको हम सरल नहीं कर सकते, तो यह अनुपात 115:216 होगा। तो लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 115:216 होगा। भाग बी में पूछा गया है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। बच्चों, यहाँ पर लड़कों की संख्या नहीं दी हुई। इस संख्या को निकालने के लिए हम कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या को घटा लेते हैं, तो हमें लड़कों की संख्या मिल जाएगी। तो लड़कों की संख्या 4,320 ऋण 2,300 होगी। 0 घटा 0 बराबर 0, 2 ऋण 0 बराबर 2, 3 ऋण 3 बराबर 0, 4 ऋण 2 बराबर 2। तो 4,320 ऋण 2,300 बराबर 2,020 होगा। तो लड़कों की संख्या 2,020 होगी। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2,020 बटा 2,300 होगा। 2,020 को हम 202 गुणा 10 लिख सकते हैं और 2,300 को 230 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाता है। 202 को हम 2 गुणा 101 लिख सकते हैं और 230 को हम 2 गुणा 115 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाता है, तो यह अनुपात 101:115 होगा। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 101:115 होगा। भाग सी में पूछा गया है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। यह अनुपात 2020 बटा 4,320 होगा, क्योंकि लड़कों की संख्या 2020 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या 4,320 है। 2020 को हम 202 गुणा 10 लिख सकते हैं और 4,320 को 432 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 काटने के बाद इसको हम 202 बटा 432 लिख सकते हैं। 202 को हम 2 गुणा 101 लिख सकते हैं और 432 को हम
2 गुना 216 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाता है, तो यह अनुपात 101 अनुपात 216 होगा। प्रश्न 11, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग ए, बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का। बच्चों, बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात निकालने के लिए हमें बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों को भाग देना होगा टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों से। बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी हैं 750 और टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी यहाँ पर नहीं दिए गए। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 1800 और 750 बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 800 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और शेष टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो शेष यानी कि टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों को निकालने के लिए हमें 1800 में से घटाना होगा 750 को और 800 को। तो यह अनुपात 750 बटा 1800 ऋण 750 ऋण 800 हो जाता है। अब बच्चों, इसको हम 750 बटा 1800 ऋण 750 ऋण 800, तो यह 1800 ऋण 750 और 800 को अगर हम जोड़ें तो यह 0 0 0 5 और 0 5 7 और 8 15, यह 1550 होता है। तो 1800 ऋण 750 ऋण 800, 1800 ऋण 1550 होगा। अब हम 1800 में से 1550 घटा लेते हैं। 0 ऋण 0 0 होता है, 0 ऋण 5 नहीं घटेगा, तो हम 8 में से 1 ले लेते हैं, तो यह 10 हो जाता है। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 8 की जगह 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2, 1 ऋण 1 0। तो 1800 ऋण 1550 250 होता है। तो इस अनुपात को हम 750 बटा 250 लिखेंगे। 750 को 75 गुणा 10 और 250 को 25 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। 75 को हम 25 गुणा 3 लिखेंगे और 25 को हम 25 गुणा 1 लिखेंगे। 25 से 25 कट जाता है। तो बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात 3:1 होगा। भाग बी में पूछा गया है क्रिकेट खेलने वाले और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात। बच्चों, यह अनुपात 800 बटा 750 होगा, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 800 है और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 750 है। 800 को हम 80 गुणा 10 लिखेंगे और 750 को हम 75 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। अब हम 80 को 5 गुणा 16 लिखेंगे और 75 को 5 गुणा 15 लिखेंगे। 5 से 5 कटने के बाद यह अनुपात 16:15 होगा। भाग सी में पूछा गया है बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का अनुपात। बच्चों, यह 750 बटा 1800 होगा, क्योंकि बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी 750 हैं और कुल विद्यार्थी 1800 हैं। 750 को हम 75 गुणा 10 लिखेंगे, 1800 को हम 180 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। 75 बटा 180 लिखेंगे। 75 को हम 5 गुणा 15 लिखेंगे और 180 को हम 5 गुणा 36 लिखेंगे। 5 से 5 कट जाता है, तो यह 15 बटा 36 हो जाता है। 15 को हम 3 गुणा 5 लिखेंगे और 36 को हम 3 गुणा 12 लिखेंगे। 3 से 3 कट जाता है। तो बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का अनुपात 5:12 होगा। प्रश्न 12, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि एक दर्जन का मतलब 12 पेन का मूल्य 180 रुपए है। तो 12 पेन का मूल्य बराबर 180 रुपए। यहाँ पर हम एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक पेन का मूल्य 180 रुपए को 12 से भाग करने से आ जाएगा। 180 को हम 6 गुणा 30 लिख सकते हैं और 12 को हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। 6 से 6 कट जाता है और बच्चों 30 को अगर 2 से भाग दें तो यह 15 आ जाता है। तो एक पेन का मूल्य 15 रुपए होगा। इसी तरह से हम एक बॉल पेन का मूल्य निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं कि 8 बॉल
पेन का मूल्य बराबर 56 रुपए, तो एक बॉल पेन का मूल्य 56/8 होगा और 56 को 8 से भाग दें तो यह 7 आ जाता है। तो एक बॉल पेन का मूल्य 7 रुपए होगा। अब हमें पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात निकालना है। बच्चों यह अनुपात 15/7 होगा, क्योंकि एक पेन का मूल्य 15 रुपए है, एक बॉल पेन का मूल्य 7 रुपए है, तो यह अनुपात 15/7 होगा। प्रश्न 13, कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए, जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। तो यहाँ पर हॉल की चौड़ाई मीटर में और हॉल की लंबाई दोनों को मीटर में दिया गया है, क्योंकि हमें अनुपात दिया गया है 2:5। अब जैसे हॉल की चौड़ाई 10 और हॉल की लंबाई 25 दी गई है, तो हॉल की चौड़ाई और हॉल की लंबाई का अनुपात 10/25 होगा और 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 से 5 कट जाता है, तो यह अनुपात 2:5 आ जाता है। तो कथन दिया गया था एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। तो हॉल की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है, हॉल की लंबाई 25 मीटर दी गई है। इस अनुपात को अगर हम निकालें तो यह 2:5 आ जाता है। अब हमें सारणी पूरी करनी है, जो कि हॉल की कुछ संभव लंबाई और चौड़ाई दिखाती है। जैसे यहाँ पर हॉल की लंबाई 50 दी गई है, हमें हॉल की चौड़ाई निकालनी है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर हम अनुपात 2:5 लिख लेते हैं। अब 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है और यहाँ पर 5 की जगह 50 दिया गया है। तो बच्चों 5 से 50 लाने के लिए 5 को 10 से गुणा करना होता है, यह 50 हो जाता है। इसी तरह से हम रिक्त स्थान को भरने के लिए 2 से 10 को गुणा करेंगे तो यह 20 आ जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 20 आएगा। तो हॉल की चौड़ाई, हॉल की लंबाई 50 मीटर के लिए हॉल की चौड़ाई 20 मीटर होगी और इस लंबाई और चौड़ाई के लिए जो अनुपात दिया गया है वो वह 2:5 होगा। अब यहाँ पर अगले स्तंभ में रिक्त स्थान भर लेते हैं। तो अनुपात 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं। यहाँ 2 की जगह 40 दिया गया है और 5 की जगह हमने रिक्त स्थान भरना है। बच्चों 2 से 40 हमें मिलेगा 2 को 20 से गुणा करने से। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिक्त स्थान को भरने के लिए 5 को 20 से गुणा करना होगा, यह 100 आ जाता है। तो रिक्त स्थान में 100 आएगा, क्योंकि 2/5 बराबर 40/100 होगा। तो बच्चों हमने सारणी को पूरा कर लिया है। हॉल की चौड़ाई अगर 10 है, हॉल की लंबाई 25 है, इसके लिए अनुपात 2:5 होगा। हॉल की चौड़ाई अगर 20 है, हॉल की लंबाई 50 है, इसके लिए भी अनुपात 2:5 होगा। हॉल की चौड़ाई अगर 40 है, हॉल की लंबाई 100 है, इसके लिए भी अनुपात 2:5 होगा। प्रश्न 14, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। बच्चों यहाँ पर कुल पेन 20 पेन दिए गए हैं और अनुपात 3:2 दिया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल हिस्से 3-2 बराबर 5। इन 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा शीला का है और 2 हिस्सा संगीता का है। क्योंकि शीला और संगीता का अनुपात 3:2 है, शीला को 3 हिस्से मिलेंगे और संगीता को 2 हिस्से मिलेंगे कुल 5 हिस्सों में से। तो यहाँ पर हम अनुपात अंकों का योग निकाल लेते हैं, जो कि हमें कुल हिस्से बताएगा। तो अनुपात के अंकों का योग 3-2 बराबर 5 हो जाएगा। ये 5 कुल हिस्से होंगे, इसमें से 3 हिस्से शीला के होंगे और 2 हिस्से संगीता के होंगे। तो हम कह सकते हैं शीला को 5 हिस्सों में से 3 हिस्से मिलेंगे। तो शीला का जो हिस्सा होगा यह कुल पेनों का 3/5 होगा, क्योंकि 5 हिस्सों में से 3 हिस्से शीला के हैं। तो शीला का हिस्सा बराबर 3/5 गुणा कुल पेनों की संख्या, तो यह 3/5 गुणा 20 हो जाता है। अब हम 20 को 5 गुणा 4 लिख सकते हैं, 5 से 5 कट जाता है। तो शीला का हिस्सा 3 गुणा 4 बराबर 12 पेन आ जाते हैं। इसी तरह से हम संगीता का हिस्सा निकाल लेते हैं। संगीता का हिस्सा कुल पेनों की संख्या का 2/5 होगा, क्योंकि कुल हिस्से
5 में से 2 हिस्से संगीता के हैं, अनुपात 3:2 है। तो संगीता का हिस्सा 2/5 गुणा कुल पेनों की संख्या जो कि 20 है। तो यह 2 गुणा 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5/5, 5 से 5 कट जाता है। तो संगीता का हिस्सा 8 पेन होंगे। प्रश्न 15, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। तो बच्चों पहले हमें अनुपात निकालना होगा, क्योंकि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में उनकी आयु के अनुपात के अनुसार 36 रुपए को बांटना चाहती है। तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। पहले यह अनुपात श्रेया की आयु 15 बटा भूमिका की आयु 12 होगा। 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं और 12 को हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है, तो यह अनुपात 5:4 आ जाता है। अनुपात के अंकों का योग 5-4 बराबर 9 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल हिस्से 9 में से 5 हिस्से श्रेया के होंगे और 4 हिस्से भूमिका के होंगे, क्योंकि हमने अनुपात निकालने के लिए श्रेया की आयु को भूमिका की आयु से भाग किया हुआ है। तो 5:4, 5 हिस्से श्रेया के होंगे, 4 हिस्से भूमिका के होंगे, कुल हिस्से 9 हिस्सों में से। तो श्रेया का हिस्सा 36 को हमने 5/9 से गुणा करना होगा। तो श्रेया का हिस्सा बराबर 36 गुणा 5/9। 36 को हम 9 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो यह 9 गुणा 4 गुणा 5/9, 9 से 9 कट जाता है और 4 गुणा 5 बराबर 20। श्रेया का हिस्सा 20 रुपए होंगे। इसी तरह से हम भूमिका का हिस्सा निकाल लेते हैं, क्योंकि भूमिका को 9 हिस्सों में से 4 हिस्से मिलेंगे। तो हम भूमिका का हिस्सा प्राप्त करने के लिए 36 को 4/9 से गुणा करेंगे। 36 को हम 4 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो 36 गुणा 4/9 बराबर 4 गुणा 9 गुणा 4/9 हो जाता है। 9 से 9 कट जाएगा, तो यह 4 गुणा 4 बराबर 16 रुपये आ जाता है। तो श्रेया का हिस्सा 20 रुपये होगा, भूमिका का हिस्सा 16 रुपये होगा। श्रेया को 20 रुपये मिलेंगे, भूमिका को 16 रुपये मिलेंगे। प्रश्न 16, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग 1, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। बच्चों यह अनुपात, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो यह 42/14 होगा। 42 को हम 14 गुणा 3 लिख सकते हैं और 14 को हम 14 गुणा 1 लिख सकते हैं। 14 से 14 कट जाता है, तो यह अनुपात 3:1 होगा। भाग बी में पूछा गया है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। बच्चों इस अनुपात को निकालने के लिए जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो इसका मतलब यह हुआ पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। जब पुत्र 12 वर्ष का था, 14 को 12 से हम अगर घटाएं तो यह 2 वर्ष आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 वर्ष पहले पुत्र 12 वर्ष का होगा और उसका पिता 2 वर्ष पहले 42 में से अगर 2 घटाएं मतलब 40 वर्ष के होंगे। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो यह पिता की आयु 2 वर्ष पहले 40 वर्ष की होगी और पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले वर्तमान आयु 14 वर्ष है, 12 वर्ष होगी। तो यह 40/12 होगा। 40 को हम 4 गुणा 10 लिख सकते हैं और 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाता है, तो यह अनुपात 10:3 आ जाता है। भाग सी में पूछा गया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। 10 वर्ष बाद की पिता की आयु, क्योंकि वर्तमान आयु 42 वर्ष है, 42 में 10 अगर हम जोड़ दें तो यह 52 आ जाता है। पिता की आयु 10 वर्ष बाद 52 वर्ष होगी और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, वर्तमान आयु 14 में 10 जोड़ देते हैं तो यह 24 हो जाती है। तो 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से अनुपात 42-10 बटा 14-10 होगा। 42-10 बराबर 52
और 14 धन 10 बराबर 24। 52 को हम 13 गुणा 4 लिख सकते हैं और 24 को हम 6 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाता है तो यह अनुपात 13:6 आ जाता है। भाग डी, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। बच्चों, यह अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें जब पिता 30 वर्ष का था पुत्र कितने वर्ष का होगा यह निकालना होगा, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। जब पिता 30 वर्ष का था पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। 42 को अगर 30 में से घटाए तो यह 12 वर्ष आ जाता है। तो 12 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु होगी इसके लिए 14 में से 12 को घटाना होगा, यह 2 वर्ष आ जाती है। तो जब पिता 30 वर्ष का था पुत्र 2 वर्ष का था, तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात जब पिता 30 वर्ष का था यह 2/30 होगी। पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात जब पिता 30 वर्ष का था यह 2/30 होगा। क्योंकि बच्चों जब पिता 30 वर्ष का था इसका मतलब 12 वर्ष पहले हमने पुत्र की आयु निकालनी होगी, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। जब पिता 30 वर्ष का था मतलब 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु 14 ऋण 12 2 होगी, तो यह अनुपात 2/30 होगा। 2 को हम 2 गुणा 1 और 30 को हम 2 गुणा 15 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद यह अनुपात 1:15 होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।